नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। देश में कोरोना को लेकर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जिस तरह से लगातार दिन ब दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे चिंता भी बढ़ गई है। चिंता सरकार की बढ़ी है, चिंता स्थानीय प्रशासन की बढ़ी है, चिंता डॉक्टरों की बढ़ गई है। ऐसे में हम सभी को जरूरत है एक प्रण लेने की, एक प्रतिज्ञा करने की कि आओ कोरोना को भगाएं। क्योंकि अगर हम ये प्रण नहीं लेते हैं तो शायद कोरोना हमारे घर तक भी पहुंच सकता है, इसकी आहट हमारे दरवाजे तक भी पहुंच सकती है। और इसके लिए आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। जो गाइडलाइंस आपको डॉक्टर्स की तरफ से, सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, उनको पालन करने की जरूरत है और उनको पालन करके ही आप कोरोना को भगा सकते हैं। हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर हम आज कोरोना को कैसे भगाएं। और चलिए, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर ए.के. आशु जी जुड़े हुए हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं आईजीआईसी के। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर सारिका राय जुड़ी हुई हैं और इसके अलावा डॉक्टर सुभाष चंद्रा जुड़े हुए हैं, एलएनजेपी के डायरेक्टर हैं। और साथ ही हमारे साथ रजनीश भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ए.के. आशु जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर कैसे, क्योंकि ये कोरोना की दूसरी लहर है और लोग लापरवाह दिख रहे हैं। पहली बार जो डर था और जो सतर्कता थी, वो इस बार सतर्कता नहीं दिख रही है। हमारा मकसद किसी को डराने का नहीं है, लेकिन क्या वजह है, आखिर कैसे लोग ये मान लें कि वाकई कोरोना की आहट एक बार फिर से आ चुकी है और तेजी से आ रही है। मैं आपको बताऊं, आप सुन रहे हैं? जी जी, आवाज़ नहीं है, सुन रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि आखिर ये कोरोना का पैंडेमिक क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों लोग इतना डरते हैं और क्यों इतना डरने की ज़रूरत है। वाकई बहुत डरने की ज़रूरत है। एक अच्छी बात है कि ये दूसरी लहर है। पहली लहर में बहुत लोग वाकिफ़ नहीं थे कि इसका बिहेवियर क्या होगा, इस वायरस का बिहेवियर क्या होगा। लेकिन पहली लहर के दौरान सभी साइंटिस्ट, डॉक्टर्स इसके बिहेवियर से काफ़ी परिचित हुए और इसको कैसे कंटेन किया जाए उसके बारे में काफ़ी इन लोगों ने जानकारी एकत्रित की। तो दूसरी लहर में एक अच्छी बात यह है कि हमें पता है कि इसको कैसे कंटेन करना है। ये वायरस जो है बहुत ट्रिकस्टर है, बहुत ट्रिकी वायरस है, लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस। लेकिन ये इन्फ्लुएंजा वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक इस सेंस में है कि ये 10 गुना ज़्यादा इन्फेक्टिव है, कंटाजियस है इन्फ्लुएंजा वायरस की तुलना में। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये इन्फेक्टिव तब होता है जब लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जब प्रोड्रोम भी नहीं होता है, उस समय ये इन्फेक्टिव होते हैं। इन्फ्लुएंजा के केस में प्रोड्रोम दिखता है कि इनको छींक आ रही है, इनकी नाक बह रही है, तो दे कैन बी इन्फेक्शियस एंड कंटाजियस। लेकिन इस केस में एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स इतने होते हैं जो कि बहुत हाईली इन्फेक्टिव हो सकते हैं, इसीलिए ये बहुत डेंजरस है दैट वे। तीसरी बात यह है कि इसलिए भी डेंजरस है कि इसका बिहेवियर बहुत पता नहीं है और कभी कभी इसका आफ्टर माथ जो है, कॉम्प्लिकेशंस जो है, वो बड़ा फेटल टाइप का होता है और इसीलिए हम लोग को डरने की ज़रूरत है। तब मामला है कि किसको इसको कंटेन करने की उतनी ही ज़रूरत है जैसे कि पहले हम लोग डरे हुए थे तो हम लोग डिसिप्लिन्ड थे। इस बार हम लोग थोड़ा कम डरे हुए हैं, जो कि और भी ज़्यादा हमारे लिए डिसास्ट्रस प्रूव हो सकता है। कोई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई सरकार के दिए निर्देश को फॉलो नहीं कर रहे हैं और इसमें एक एक्सप्लोसिव राइज ऑफ केसेस हो सकता है। चलिए, डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, आपसे जानेंगे, महाराष्ट्र और मुंबई के हालात बद से बदतर हैं और पूरे देश में इस तरह के हालात पैदा ना हो। दिल्ली की बात कर लें, पटना की बात कर लें या दूसरे अन्य शहरों की बात कर लें, ऐसे में शहरी इलाके के लोगों को किस तरह से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई के जो हालात हैं वो बिल्कुल डराने वाले हैं और उससे डरने की जरूरत भी है। देखिए, इस वायरस का जब प्रकोप स्टार्ट हुआ, पहली चरण में हमारे डॉक्टर साहब बताए भी कि लोग काफ़ी सहमे हुए थे, अच्छा लॉकडाउन हुआ, लोग घर पे रहे, लेकिन उसके बाद
एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इफेक्ट हुए, लेकिन वो फिर ठीक हो गए। तो उन लोग को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं किया, लेकिन एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो इससे इफेक्ट हुए और जो इसके कारण, इसके आफ्टरमैथ के कारण, इसके कारण किसी लोगों की जान गई, तो वो परिवार तो इसका भयावह समझ रहा है। लोग बहुत ही फ्री टाइप के हो गए, हर एक काम स्टार्ट हो गया और हर चीज़ खुल गया। लोग मास्क कम लगाने लगे, पब्लिक मीटिंग होने लगी, लोग मिलने लगे, जुलने लगे, सब कार्यक्रम शुरू हुआ और इसका एक दूसरा चरण आया। अब इस चरण में नंबर काफ़ी बढ़ गई है। जितना हम लोग के यहाँ तो कोविड टेस्टिंग सेंटर है, मेरे हॉस्पिटल में संख्याएं काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है। ये लोग जान रहे हैं कि ये फैलाने वाला चीज़ है, एक से दूसरे को फैलता है, लेकिन उसके बावजूद भी मास्क नहीं लगाएंगे, एकदम सट के रहेंगे। तो इसमें लोगों में अवेयरनेस आने की बहुत ज़रूरी है। ये खुद इसका इंतज़ाम हमको करना है, खुद इसका बचाव करना है। और इसका तो नेगेटिव पार्ट है ही जिसके कारण लोग को डरना है, लेकिन इसका पॉजिटिव पार्ट क्या है? इसका पॉजिटिव पार्ट ये है कि इससे उतना नहीं डरना है किसी व्यक्ति को जिसको हो गया, क्योंकि डर करके उसके अंदर बहुत सारा एड्रेनलिन सिक्रेशंस हो जाएगा, बहुत परेशान होता है। उसको तुरंत अपने चिकित्सक से, जो भी हो, सरकारी अस्पताल के फ़ोन नंबर्स हैं अवेलेबल, डॉक्टर्स हैं, उनसे पूछ करके जो मेडिसिन है वो लेना है। साथ ही साथ अपने को आइसोलेशन करके रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क लगा लें, अपने से दूसरे को नहीं फैलाएं और इसके साथ ऑक्सीजन का लेवल अपना नापते रहें। जब उनका लेवल कम हो, ये एक बहुत अच्छा पैरामीटर्स लोग को समझना चाहिए कि अपना ऑक्सीजन लेवल को एक बहुत अच्छा पैरामीटर्स है जिससे वो अपना सीवियरिटी को समझ सकते हैं। पिछले बार सांसों की तकलीफ़ें बहुत हो रही थी, इस बार हम देख रहे हैं कि सांस वाली तकलीफ़ उतनी नहीं हो रही है। कुछ अदर सिम्टम्स भी आ रहे हैं, जैसे फीवर है, बहुत बॉडी एक है, उसके बाद किसी को जीआई सिम्टम्स लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब आ रहा है। वो लोग का तब टेस्ट हो रहा है तो फिर उसका पॉजिटिव आ जा रहा है। फिर बहुत सारे डॉक्टर से जब आप चिकित्सक से मिलेंगे तो फिर वो आपको यही बताएंगे कि आप अपने घर पे रहें। अपना SpO2 पल्स ऑक्सीमीटर काफ़ी अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, बहुत महंगा भी नहीं है, उससे अपना चेक करते रहें। जब आपका ऑक्सीजन लेवल घटने लगा, जब अब 90 से नीचे जा रहा है, फिर आप जरूर सतर्क हो करके किसी संस्थान में भर्ती होने के लिए सोचिए। लेकिन उसमें भी देखा क्या जाता है, प्रायः पेशेंट को लेके लोग हॉस्पिटल से हॉस्पिटल जाना शुरू करते हैं। ऐसे क्रम में उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है और लेकिन वो एक हॉस्पिटल गए, वहाँ पता चला सीटें भरी हुई है, नहीं मिले, वो दूसरे जगह गए। अभी उस समय उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, तो फिर ऐसा कुछ व्यवस्था कर ले। ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत महंगा चीज़ नहीं है, कहीं से भी उपलब्ध करके उसको ऑक्सीजन दिलाया जाए और बाद में वो व्यक्ति उसको चाहे किसी हॉस्पिटल में जा करके, कोविड हॉस्पिटल में जाएंगे तो पता लगा ले उसके अभिभावक कि कहाँ हमको अवेलेबल होगा, तब तक अपना घर में दे और फिर वहाँ ले जाएं। क्या करते हैं लोग, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल जाते हैं, उसकी स्थिति बद से बदतर होने लगती है। यानी कि इधर से उधर भागने की जरूरत नहीं है, एक जगह रहकर मुकम्मल तौर पर इलाज कराने की व्यवस्था करें। चलिए डॉक्टर सारिका राय का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सारिका राय, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के हालात आजकल बनते जा रहे हैं, तो बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में इसका कितना खतरा बढ़ गया है? दूसरी बात, अगर बच्चों में सिम्टम्स आते हैं या मान लीजिए कि मां बाप दोनों इससे ग्रसित हो जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या कुछ करने की जरूरत होगी? मेरा थोड़ा सा विचार लिटिल बिट डिफरेंट है। हमको नहीं पता है कि कितना हद तक हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं और कितना हद तक हम लोग लॉकडाउन और जीवन नहीं कर सकते, बिकॉज पीपल विल डाई ऑफ स्टार्वेशन। तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि अभी भी पब्लिक को अगर बुखार होता है या किसी तरह का सिम्टम होता है
पहले वो अपने आप को बोलेंगे कि कल आइसक्रीम खा लिए थे इसलिए बुखार हुआ, हम रात को नहा लिए थे, मतलब बुखार के हर बहाने उनको नजर आते हैं। और कोरोना का टेस्ट, दिस इज अ क्राइम, ये सबसे बड़ा क्राइम है कि इंसान अपने कोरोना का टेस्ट को ऑन द डे ऑफ सिम्टम नहीं कराता है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है और ये सबसे पहले स्टॉप करना चाहिए, बिकॉज कोरोना कभी ना कभी आई थिंक सबको होगा, ये मेरा मानना है, आई कैन बी रॉन्ग। तो इसलिए व्हाट द पब्लिक नीड्स टू बी एजुकेटेड इज कि यू हैव टू गेट योर सेल्फ टेस्टेड फॉर कोरोना एज सून एज यू गेट एनी सिम्टम। जी। नंबर 2, हमको लगता है अग्रेसिव ट्रीटमेंट फर्स्ट डे से ही करने में हानि क्या है, स्पेशली जो इंजेक्शन हेपारिन है। आई स्टिल सी कि ये सब इंजेक्शन यूज तब हो रहे हैं जब डी डाइमर्स ऑल्टर हो जा रहे हैं या ब्लड टेस्ट ऑल्टर हो रहे हैं या ऑक्सीजन सैचुरेशन मतलब लंग्स इफेक्टेड हो जा रहा है, तब अग्रेसिव ट्रीटमेंट क्यों करें, पेशेंट को उस पॉइंट तक जाने क्यों दें। नंबर 1 अर्लीस्ट डायग्नोसिस एंड नंबर 2 अग्रेसिव ट्रीटमेंट फ्रॉम द फर्स्ट डे। हेपारिन का कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। I have used heparin for years together at very high doses और मेरा कोई पेशेंट को उसके कारण कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। इसलिए ये दोनों चीजें हम चाहेंगे समाज में आए और इस तरह से अगर हम लोग कोरोना को डील करेंगे, विल बी फार बेटर देन पुटिंग ऑल आवर एनर्जी इनटू लॉकडाउन, मास, सोशल डिस्टेंसिंग। ये नहीं हो पाएगा। यू कांट डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। So we have to think of a way of dealing with corona which is practical, जो हम लोग आजीवन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोरोना अब जाएगा। It is here to stay. यानी कि इसको जरूरत है सावधानी बरतने की और सावधानी बरत कर ही इससे अपने आप से दूर रखा जा सकता है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, सारे डॉक्टर एक ही बात कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, सतर्कता बेहद जरूरी है। क्या पटना के लोग सतर्क दिख रहे हैं? क्या हमारे डॉक्टर साहब लोग जो बात कह रहे हैं उनको मानते दिख रहे हैं? सरकार के तरफ से जो गाइडलाइन दिए जा रहे हैं उनका पालन करते दिख रहे हैं? देखिए अली, मैं पिछले 7 दिनों की अगर बात करेंगे तो 3 गुना आंकड़ा बढ़ा है। यानी राज्य में 3400 से ज्यादा अब रोजाना जो पॉजिटिव मरीज हैं वो मिलने लगे हैं। कल अब तक का जो सेकेंड स्ट्रेन का रिकॉर्ड है वो टूट गया। ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा जो है काफी बढ़ गया, अस्पतालों की तस्वीर बदलने लगी है। ऐसे में डॉक्टर लगातार अपील कर रहे हैं, न्यूज 18 के जरिए लगातार जो कार्यक्रम है उसके जरिए अपील की जा रही है, लेकिन आम लोगों में अब भी अगर कहेंगे तो पूरी तरह से जागरूकता नहीं दिख रही है। लोग अब भी बिना मास्क का सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से खासकर जो सार्वजनिक स्थल हैं, बस स्टैंड हैं या रेलवे स्टेशन हैं, उन जगहों पर ये जो लापरवाही है वो देखने को मिल रही है। हालांकि लोग कहीं ना कहीं जो जागरूकता अभियान चल रहा है उसका कहीं पालन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पहली बार जो कोरोना आया था, नया संक्रमण था, उस वक्त लोगों ने जागरूकता दिखाई थी और जो सजगता दिखाई थी, इस बार सेकेंड स्ट्रेन में कई ऐसे लोग हैं जो हल्के में ले रहे हैं और खामियाजा काफी बुरा भुगतना पड़ रहा है। अस्पताल में अगर रोजाना बात करेंगे तकरीबन 12 से 14 ऐसे मरीजों की मौत हो रही है जो 4 से 5 दिनों पहले संक्रमित होते हैं। हालांकि उनमें कई और बीमारियां होती है, लेकिन बता दें अस्पताल में बेड फुल होने लगे हैं और यानी कि हालात बद से बदतर बिहार में भी होते जा रहे हैं। रांची का अपडेट ले लेते हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ हुए हैं। ओम प्रकाश, अगर रांची की बात करें तो वहां क्या कुछ हालात हैं? जी, बता दें कि राजधानी रांची की स्थिति लगातार जो है वो खराब होती जा रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए संक्रमण के रेशियो की तो लगातार दिन पे दिन जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर झारखंड सरकार हो या फिर जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रही है। वहीं पर टेस्टिंग जो है उसे भी बढ़ाया गया है। इसके साथ ही अगर कहा जाए तो वैक्सीनेशन की कार्य को भी तरजीह दी जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन लेकर सुरक्षित हो पाए। लेकिन अगर बात की जाए लापरवाही की तो लापरवाही का भी आलम जो है वो सड़कों पर लगातार दिख रहा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा जो पैदल चल रहे लोग हैं उन लोगों का भी कोविड टेस्ट कराया जा रहा है ताकि लोग जो है इस वजह से भी मास्क पहनना शुरू कर दे। तो तमाम तरह की जागरूकता है, वहीं पर सख्ती भी है। बावजूद इसके बताया जाए कि लोगों में इसे लेकर अभी भी अवेयरनेस या फिर लोग जो जिस तरह से अपने रवैये को नहीं बदल रहे हैं वो खतरे की घंटी है और ये इस चुनौती को पार करना बहुत जरूरी है। ये लोगों
के लिए है, प्रशासन की सख्ती या फिर सरकार की, लेकिन जिस तरह से सख्ती होनी चाहिए अब उसमें और भी बदलाव की ज़रूरत है। सख्ती के भी डायमेंशन को बढ़ाया जाए ताकि लोग जो हैं वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम हैं, कोरोना गाइडलाइन से नियम, बिल्कुल जो वही भी नियम है और वही बचाव का तरीका भी है। डॉक्टर ए के आशु जी, आपसे जानेंगे कि क्या वाकई इस बार सिम्टम्स कुछ बदले हैं या वही सिम्टम्स हैं जो पहली बार में देखने को मिला था। दूसरी बात ये कि लोग एक चीज कहते हैं कि हो सकता है वायरल फीवर हो सकता है मौसम बदल रहा हो इसलिए हमें बुखार आ गया हो, तो डिफरेंशिएट कैसे करें लोग इन दोनों चीजों को? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। सबसे पहले तो एक बात को समझना चाहिए कि कोरोना वायरस डिजीज जो है वाकई वायरल फीवर है और वायरल फीवर का बहुत नॉन स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन होता है। यू कैन नॉट वेरी वेल डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल वायरल फीवर, लेकिन जहाँ तक इसमें केस है उसके चक्कर में, डिफरेंशिएट करने के चक्कर में हम लोग बहुत सारे ट्रू केसेस मिस करते हैं और कॉम्प्लेसेंस होता है पेशेंट्स में कि ये नॉन स्पेसिफिक वायरल है, हम टेस्ट नहीं कराएंगे। सो टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ पैरामाउंट। और टेस्टिंग जो कराना है इसमें दो तरह की बात होती है। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इसमें कि जब पैंडेमिक या एपिडेमिक को कंटेन करने की बात होती है तो हमारे पास टेस्टिंग के दो मॉडलिटीज़ हैं। एक तो एंटीबॉडी टेस्टिंग की मोडालिटी है जी, और दूसरी मॉलिकुलर टेस्टिंग की मोडालिटी है। तो लेट मी टेल यू, मॉलिकुलर टेस्टिंग जो आरटीपीसीआर या ट्रूनेट या जो भी करते हैं, रैट वगैरह जो करते हैं, वो दैट गिव्स यू द एक्टिव केसेस। जो एक्टिव केसेस है उसको डायग्नोज करते हैं। दैट इज ट्रू फॉर पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स। लेकिन जहां कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की बात होती है या सरकार की बात होती है, जहां कंटेनमेंट की बात होती है कि एपिडेमिक को और पैंडेमिक को कहां कंटेन कैसे करें, स्ट्रेटाइज कैसे करें, प्लान कैसे करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि आप यू गो फॉर antibody testing at the society level, colony basis, town basis, city basis, and you find out कि आप उसमें पता लगाओ कि एंटीबॉडी पॉजिटिव का क्लस्टर्स कहाँ कहाँ है। That gives you the specific spot of the virus spread, और उस स्पॉट को जहां से क्लस्टर ऑफ पॉजिटिव केसेज आए, स्लाइड टेस्ट जो एंटीबॉडी टेस्ट है, दैट इज वेरी अफोर्डेबल, दैट इज वेरी इजीली अवेलेबल टू एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। और यानी कि इस पे जोर डालने की जरूरत है कि एंटीबॉडी टेस्ट भी कराया जाना चाहिए। डॉक्टर सुभाष चंद्रा, एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो पहली बार से ज्यादा तेज है, ऐसे में कई एक चीजें हैं जो लोगों की शंका कह लें उसको दूर करने की जरूरत है। सबसे पहली बात कि लोगों में एक चीज उनके दिमाग में बैठी हुई है कि हमने वैक्सीन ले लिया अब हमें कोरोना नहीं होगा। एक दूसरी बात ये कि हमें पिछली बार हो चुका है तो इस बार नहीं होगा। तो इसकी कितनी सच्चाई है और इस मिथ को हम कैसे दूर करेंगे? देखिए, जो भी वैक्सीन है ये 100% आपको प्रोटेक्ट तो नहीं करता है। मेरे भी हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर्स हैं जो वैक्सीन पूरा ले चुके हैं, लेकिन वो भी आज कोरोना पॉजिटिव हो गए। हाँ, सीटी वैल्यू उनकी अधिक है ज़रूर, तो वो काम कर भी रहे थे। जब टेस्ट कराया कि चलो टेस्ट कराते हैं तो पॉजिटिव निकल गए। तो मेरा ये कहना है कि आप वैक्सीन तो ज़रूर लो, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद अपने को 100% प्रोटेक्टेड मत फील करो। आपको प्रिकॉशंस लेना ही चाहिए। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपना प्रिकॉशंस लेके, हम लोग सालों साल से उसके साथ काम कर रहे हैं, कोरोना के साथ उसी हॉस्पिटल में कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, एवरी डे कर रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं मिली हम लोगों को, लेकिन हम लोग उसको पॉजिटिव नहीं हुए। तो वैक्सीन से अपने को 100% प्रोटेक्शन नहीं समझना है। हाँ, हमको फ़ायदा ज़रूर होगा, सिवियरिटी से हम ज़रूर बच सकते हैं। इसलिए पब्लिक में जो ये मिथ है कि नहीं थोड़ा दिन देख लो, दूसरे को देख लो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जिसको अपॉर्चुनिटी मिलता है, जैसे एज का स्ट्रैटिफिकेशन किया गया अभी 45+, तो अभी सबको आकर के वैक्सीन लेना चाहिए। और ये वैक्सीन हर जगह मिल रहा है, दिया जा रहा है, तो वैक्सीन होना चाहिए। और मास्क और अपने को दूरी, अपने को तो ये सोचना चाहिए हमारा हर एक बगल का आदमी जो है वो कोरोना पॉजिटिव है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा, क्या ऐसा भी है कि अगर आपको पिछले बार हो चुका है तो इस बार नहीं होगा, या कोई टाइम पीरियड के इतने टाइम पीरियड में दोबारा नहीं होगा?
हाँ, वो बोलता है कि 3 महीने 4 महीने के बाद आपको री इन्फेक्शन हो सकता है। आपकी इम्यूनिटी कितनी डेवलप की, आपके अंदर एंटीबॉडी, यही डॉक्टर साहब ने जो भी बताया एंटीबॉडी टेस्ट, ये ब्लड से ही टेस्ट हो सकता है। तो ये ब्लड टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपकी एंटीबॉडी कितनी है। अगर एंटीबॉडी कभी ज़्यादा है तो उस समय नहीं होगा, लेकिन वो धीरे धीरे सस्टेन नहीं करेगा, धीरे धीरे घटता चला जाएगा। अभी जैसे हम लोगों ने भी वैक्सीन ले लिया है, अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराए फॉर जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा एंटीबॉडी आया 4.56। तो ठीक है, चलिए मुझे इतना एंटीबॉडी है बॉडी में। एक मेरे मित्र ने कराया, उसको 10 था, लेकिन कुछ दिन के बाद देखा कि उसका घट गया, वो फिर कराया। तो ये भी एक रिसर्च मतलब जानने की चीज़ है कि आपको हो सकता है धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी एंटीबॉडी वाली घटती है, फिर आपको हो सकता है री इन्फेक्शन। चलिए डॉक्टर सारिका राय जी, आपसे एक आखिरी सवाल कि इस पीरियड में जो अभी फिलहाल हालात बनते नजर आ रहे हैं, उसमें गर्भवती महिलाएं अपने आप की देख रेख कैसे करें, कैसे सुरक्षित रखें खुद को? जैसे बाकी सब लोग अपने आप को सुरक्षित रख रहा है, 100% आपको थोड़ा और ज़्यादा जिम्मेवारी से रखना होगा, क्योंकि आप एक और शिशु को आप अपने पेट में रखी हुई हैं और आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। तो इसलिए, और छोटे बच्चे को अगर कोरोना हो जाए तो इट इज़ वेरी पेनफुल कि उसको पानी चलेगा, ड्रिप्स चलेगा, उसको दवाइयाँ देने में ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए प्रेग्नेंट औरत को तो डेफिनेटली कोशिश करना चाहिए कि अपने आप को कोरोना से बचा के रखें। और मान लीजिए न्यूबॉर्न बेबी है, तो ऐसे में माँ किस तरह से ख्याल रखे? दूसरी एक बात कि डाइट वो किस तरह की ले, ये तमाम सलाह अगर आप देना चाहें तो। आई थिंक माँ को इवन इफ शी इज कोरोना नेगेटिव, ब्रेस्ट फीडिंग करते समय कम से कम जब तक बच्चे का खुद का इम्यूनिटी और अच्छा नहीं हो जाए, तो उसको मास्क पहनकर ही ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, इवन एट होम, so that the baby stays protected. And diet definitely, अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के जितने भी डाइट्स जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जो हम बोलेंगे कि इंडिया में सबसे अच्छा नुस्खे होते हैं, जैसे तुलसी हुआ, अदर थिंग्स जो अपना इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वो सब कावा पीना, ये सब एकदम ज़रूर करते रहना चाहिए। हेल्दी बॉडी फाइट्स द वायरस वेरी वेल, तो इसलिए अपने ब्लड शुगर्स को कंट्रोल में हमेशा रखें, बीपी को कंट्रोल में रखें। चलिए, यानी कि तमाम इस तरह की डाइट लें जो मतलब आपको फायदा पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे 2 सहयोगी रांची से और पटना से जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सतर्कता ही आपको सुरक्षित रख सकता है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि सतर्क रहिए, अपने लिए ना सही, अपनों के लिए सतर्क रहिए, क्योंकि अगर आप सतर्क रहेंगे तभी आपके अपने सुरक्षित रहेंगे। और उसके लिए जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से दी जा रही है, उसका पालन कीजिए। नमस्कार।